बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं जिनसे आप सिविल सर्विस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो नया एक सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन, यानी कि सालसी का कानून। वो हमने स्टार्ट करने जाना है और ये कोर्स इसकी एप्लीकेशन के हिसाब से बात करें तो ये एलएलबी के जितने स्टूडेंट्स हैं या एलएलबी के स्टूडेंट फर्दर जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके जो जुडिशरी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम एज ए लीगल एडवाइज़र के तौर पे, या फिर जो भी लीगल मामलात हैं उनमें कहीं पे भी कोई पोस्ट आती है, जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और इस तरह बाकी इंस्पेक्टर लीगल होते हैं, लीगल ब्रांच के मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट होती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से और बाकी जो प्रोविंशियल कमीशंस हैं। तो ये कोर्स हर जगह पे आपकी इसकी एप्लीकेशन है। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसमें हमने चैप्टर 1 के सेक्शन 1 और 2 इसके कवर करने हैं, जो कि डेफिनेशंस और बेसिकली कंसेप्ट्स के रिलेवेंट है। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा देखना होगा कि आर्बिट्रेशन है क्या। अगर हम नॉर्मली बात करें तो दो लोगों के दरमियान में जब कोई झगड़ा हो जाता है या तनाज़ा हो जाता है किसी बात पे, तो वो तीसरे बंदे के पास चले जाते हैं और बात करते हैं कि जी ये मेरा मामला है, हमारा लेन देन का मसला है, मैंने ऐसे ऐसे किया, इसने मेरे साथ ज़्यादती की या इसने ऐसे ऐसे मामला किया मेरे साथ और मैंने अल्टीमेटली ये किया तो इसके साथ ज़्यादती होगी, अब आप इसका फ़ैसला कर दें, इंसाफ कर दें। तो ये जो एक तीसरे फ़र्द को हम अपॉइंट कर देते हैं या डेजिग्नेट कर देते हैं, दोनों मिलके जिनका तनाज़ा हो, यानी कि अब यहाँ पे कितनी पार्टीज़ होगी? 3 पार्टीज़। कैसे? 2 पार्टीज़ तो जिनका तनाज़ा है डायरेक्टली, तीसरा कौन सा है? जिसको हमने एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, यानी कि सालसी को हमने ऐसा सालसी रखना है जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। वो वजह क्या है कि जो सालसी वो फ़र्द होता है जो किसी की मज़बूत इतना हो कि किसी के मताहत ना हो, मज़बूत इतना हो कि वो इंसाफ पे कायम रह सके, मज़बूत इतना हो कि इवन के जो दोनों पार्टीज़ में स्ट्रॉन्गर भी है वो भी गलती पर हो और उसकी गलती वहाँ पे वो पिन पॉइंट कर सके। जब दोनों को इस बात पे यकीन होगा तभी जाके वो किसी एक बंदे पे मुत्तफ़िक हो सकते हैं। और यहाँ पे अगेन बात आ जाती है कि क्या सालसी एक ही होना चाहिए? सालसी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब फ़र्ज़ किया 2 बंदों को सालसी रख लेते हैं, एक बंदे की राय है कि नहीं जी इसने गलती की, दूसरे बंदे की राय कि नहीं जी दूसरे ने गलती की। अब बात क्या है, फैसला नहीं हो सकता, तो तीसरा एक सालसी होना चाहिए जो कम अज़ कम मेजॉरिटी फ़ैसला करे, यानी कि 3 सालसी बैठे हैं तो 3 में से 2 फ़ैसला जो कर दें वो फ़ैसला हो जाएगा। अब ये जो मामला होता है जब 2 पार्टीज़ आपस में एक दूसरे के मुतसादिम हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़ी हैं, उनका भी आपस में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है कि भाई हम फ़लाँ बंदा एज़ सालिस रख रहे हैं, आप दोनों को काबिल कबूल है, उसका फ़ैसला कबूल होगा तो ठीक है। तो जब ये मामला हमारे घरों से निकल कर, हमारे मोहल्लों से निकल कर, हमारे ख़ानदानों से निकल कर ये कानूनी हैसियत अख्तियार कर लेता है, तब मामला थोड़ा सा और एक लीगल शक्ल हो जाती है। ये भी एक किसी स्पेसिफ़िक मामले पे एक छोटी सी अदलिया है, यानी कि अदालत ही उसको रिकॉग्नाइज़ करती है, अदालत ही उसको जो फ़ैसला वो करता है उसको ऑन करती है। तो इस तरह के वो जो मामलात होंगे, लेकिन ये जो एक सालसी का मामला होगा ये एक स्पेसिफिक टू द इशू होगा। एक इशू आया उसके लिए सालसी का बन गया। अब ये नहीं है कि जब भी कभी कोई इशू बनेगा तो वही सालसी आएगा और वही फ़ैसले करेगा। हो सकता है उस मामले में उस सालसी का जो अख्तियार रखने वाले बंदे हैं उनका एक मामले पे तो ग्रिप हो, यानी कि ज़मीनों का लेन देन होता है, तनाज़ा होता है गांव में, तो उनकी इसमें समझ बूझ ज़्यादा होती है। जबकि अगर सिटी में जाएं तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं या बिज़नेसमैन जो होते हैं उनकी टैक्स के मामलात में देख लें, अकाउंट्स के मामलात में देख लें, उनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है। तो अगर इसी को ही लेके चलें तो अब जो बिज़नेस के मामलात को समझता है, ज़रूरी नहीं कि वो ज़मीन के तनाज़ात को भी समझता हो, ज़मीन के जो मामलात हैं उनको भी समझता हो, और जो ज़मीन के मामलात समझता है वो दूसरा ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे मामलात भी समझता हो। तो आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन पहले ज़रूरी है समझना। आर्बिट्रेशन इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR,
इसका पहले आपको थोड़ा सा बता दूं ADR क्या होता है। ये वैसे इस बुक से नहीं है, ये डेफिनेशन मैंने सिर्फ इसलिए ऐड की ताकि हमें शुरू होने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड का तो पता हो हम किस मामले पे बात करने जा रहे हैं। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वो मामला होता है जिसमें डायरेक्टली अदलिया इन्वॉल्व नहीं होती और अदालत के बाहर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे किसी मामले को निपटाया जाता है। दफ्तरी मामलात में भी समटाइम एपलेट अथॉरिटी बना दी जाती है जो अदालत से बाहर ही उस मामले को निपटा लेती है। जब एपलेट के पास कोई मामला जाता है और वो मामला अगर वो सुलझा लेते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर वो अदलिया के पास चला जाता है। जब अदलिया के पास ये मामला चला जाता है तो फिर अगेन अगर आपने उसको किसी एपलेट ट्राइब्यूनल के पास लेके आना है या अथॉरिटी के पास लेके आना है तो एग्रीव पार्टी जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है उसका भी उस बात पे एग्री होना ज़रूरी है कि मैं अदालत को थोड़ा सा स्टे देता हूँ, अदालत इस मामले को अभी रोके और मुझे इजाज़त दे और मैं जाके ट्राइब्यूनल में पेश होता हूँ। अगर वो मेरे मामले को सुलझा देते हैं तो मैं यहाँ से कोर्ट से अपना केस विथड्रा कर लूँगा। अगर अगेन ट्राइब्यूनल उसके मामले को सुलझा नहीं पाती तो फिर वो हक हासिल रखता है कि वो दोबारा अदालत के साथ रजू कर ले और अदालत को बताए कि जिसके मामले के लिए मैं गया था और जो सालसियत की दरख्वास्त आई थी कि हम ये मामला सेटल कर लेते हैं तो ये नहीं हो सका। तो ये जो कोर्ट से बाहर कोई एक ऐसा प्लेटफार्म बन जाना जिससे मामला तय किया जा सके ताकि अदालत के जो झंझट हैं, अदालत के अंदर जो डिले होती है उससे बचा जा सके, तो इस तरह के मामलात को हम कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट यूजिंग कोर्ट रिसोर्सेज। यानी कि इसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या होता है कि कोर्ट के वसाइल, ना तो जज, ना उसकी बिल्डिंग, ना उसके जो तरीक़ाकार है, वो सारे के सारे मामलात को इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये कोर्ट के बाहरी मामला सेटल करने की एक तरीक़ाकार है। दो हेयर इज़ नो universally defined definition of arbitration, however, Halsbury law of England defines arbitration as तो a process used by agreement of the parties to resolve dispute. In arbitration, disputes are resolved with binding effect by a person or person acting in a judicial manner in a private rather than by national court of law that would have jurisdiction but for the agreement of the parties to exclude it। कि हम कोर्ट को एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको हम बाहर रखते हैं और मामला आपस में दोनों पार्टीज़ मिलके एक सालसी मुतय्यन करते हैं और सालसी के फ़ैसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो मामला होता है इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। अब हम चलते हैं अपने एक्ट की तरफ। एक्ट क्या होता है कि एक्ट वो होता है जो पार्लियामेंट से पास होता है, पार्लियामेंट इन सेशन होती है, यानी कि वो बिल या तो इंट्रोड्यूस किया जाता है या रेजोल्यूशन होती है और इस तरीके से उसके ऊपर वोटिंग होती है और जो वोटिंग मेजॉरिटी हो जाती है तो वो बिल पास हो जाता है नेशनल असम्बली से और फिर वेटिंग के लिए वो सेनेट में जाता है और इस तरीके से आगे चल के जाके फिर वो कैबिनेट के थ्रू से वो उसके साइन होते हैं और सारा कुछ फाइनल हो जाता है। तो एक्ट क्या है? जो पार्लियामेंट से बिल पास होता है, कानूनी शक्ल अख्तियार करता है। और ऑर्डिनेंस कौन सा होता है? जो सदर एक कोई ऑर्डर इशू करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि हर साल में एक एक्ट पास किया जाता है और जब 1940 की बात करें तो पाकिस्तान उस वक्त नहीं बना था। उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी उसमें ये एक्ट पास हुआ था और ये 1940 का 10वां था, उस साल का 10वां ये एक्ट था जो रेजोल्यूशन जो पास की गई थी नेशनल असम्बली में। एन एक्ट ऑफ टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन। इसका मेन मकसद क्या था कि जो आर्बिट्रेशन के मुतालिक मामलात हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए, एक शक्ल दी जाए किताबचे की या कानून की और उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए सारे मामलात को, कि जब भी कभी किसी कोई आर्बिट्रेशन के मुतालिक मामला हो तो कानूनी के चाराजोई क्या होगी, कोर्ट का उसमें क्या रोल होगा, पार्टीज़ ने क्या करना है, जो आर्बिट्रेटरी पर्सन अपॉइंट किया जाता है उसने क्या काम करना है, कैसे करना है। तो जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनमें से जो हम सालसी को चूज़ कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें लगता है कि ये न्यूट्रल है, ये ठीक है, लेकिन उनमें से जो बेस्ट वन है उसको हम चूज़ कर लेते हैं ताकि वो सालसी बन जाए और उस फैसले को वो जो लागू करे या दोनों पार्टीज़ की बातें सुनने के बाद कंक्लूड करे उसको। वेयर इज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन इन पाकिस्तान, इट इज़ हियर बाई एक्टेड एज फॉलोज। तो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन है इसका। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो टाइटल के मुतालिक होता है, कमेंसमेंट होती है और उसकी एप्लीकेशन होती है किसी भी लॉ की। सो ये हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन का जो
एक्ट है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, और ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। तीसरे नंबर पे इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1940, और इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 1 जुलाई 1940 है। ये आपने डेट याद रखनी है। और देखें, इसका सेक्शन 1 था, इसका सब सेक्शन 1 जो है ये हमें बताता है कि इसका नाम क्या है। सब सेक्शन 2 हमें इसकी एप्लीकेशन बताता है कि किस एरिया पे अप्लाई होगा, यानी कि पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा। और इसका सब सेक्शन 3 हमें बताता है कि किस डेट से ये लागू होगा, ये है 1 जुलाई 1940। आगे मूव करते हैं, सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 में ज़्यादातर डेफिनेशंस ही होती हैं, तो इसमें जो डेफिनेशंस इस्तेमाल हो रही हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? जब दो पार्टीज जिनका आपस में तसादम होता है वो किसी एक बात पे एग्री हो जाते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे को XYZ जो भी है बंदा, उसको हम एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, तो ये दो पार्टीज़ का आपस में एग्रीमेंट कर लेना, इसको क्या कहते हैं? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मीन्स अ रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस, कि आज का मसला हो या फिर हो सकता है कि फिर आज हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें हो सकता है कि हमारे जो लेन देन काम शुरू हो रहा है इसमें कुछ तजादात होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे। तो इस तरह के मामले को हमने ख़त्म करना है कैसे है? डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन वेदर एन आर्बिट्रेटर इज़ नेम्ड और देयर इन और नॉट। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि देखें, इस जिस जगह पे हम रह रहे हैं यहाँ पे एक हाई स्कूल मौजूद है, वहाँ का जो हेड मास्टर है हम उसको आर्बिट्रेटर रख लेते हैं। तो अब देखें, हेड मास्टर को हमने कहा आज हो सकता है कि आज मामला कोई नहीं हुआ और हेड मास्टर कोई भी मिस्टर XYZ कोई भी है, और 5 साल बाद जब कोई मामला होगा तो हेडमास्टर चेंज हुआ होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आर्बिट्रेटर है उसको बाय नेम अपॉइंट करें, बल्कि किसी उसकी डेजिग्नेशन के साथ आप कह सकते हैं कि हमारा फ़लाँ बंदा जो है वो सालसी का जो है वो अख्तियार रखता है। सेकंड डेफिनेशन है अवार्ड, मींस एन आर्बिट्रेशन अवार्ड, यानी कि जो आर्बिट्रेशन का पूरा मामला होता है और जो डिसीजन होता है वो अल्टीमेटली अवार्ड होता है। वो किसी को फाइन करता है, किसी को पनिशमेंट देता है, तो वो क्या होगा? आर्बिट्रेशन अवार्ड। तीसरे नंबर पे डेफिनेशन क्या है कि कोर्ट। कोर्ट से मुराद क्या है? सिविल कोर्ट होती है। जिस जगह पे ये मामला हो रहा हो और वो जिस ज्यूरिस्डिक्शन में आता हो, यानी कि पंजाब है लेट्स सपोज, और पंजाब के किसी ज़िले की बात करें तो उसमें जो सेशन कोर्ट होगी तो वो सिविल कोर्ट का अख्तियार रखती होगी। अगर वहाँ से ये मामला बढ़ता है और उस एरिया की फिर हाई कोर्ट की तरफ देखा जाएगा, और हाई कोर्ट से भी बढ़ता है तो कंट्री अगर देखें तो पाकिस्तान है तो उससे सुप्रीम कोर्ट का देखा जाएगा कि वो कोर्ट उसकी। मीन्स अ सिविल कोर्ट हैविंग ज्यूरिस्डिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेफरेंस, यानी कि वो मामला जो हम रेफ़र कर रहे हैं कोर्ट की तरफ, उसके मुतालिक वो मामला किस एरिया में वक़ूआ हो रहा है और उसकी कौन सी अदालत उसको लगती है। इफ़ द सेम हैड बिन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सूट, यानी कि कोई केस का मामला है, बट डज़ नॉट एक्सेप्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 21 इंक्लूड अ स्मॉल काज कोर्ट, यानी कि जो स्मॉल काज कोर्ट का मतलब क्या है कि एक छोटी अदलिया जो सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई गई हो। तो इससे मुराद सारी है, लेकिन इसमें आर्बिट्रेशन की जो अदालत है वो नहीं है। आर्बिट्रेशन की जो अदालत बनती है ये क्या होती है? स्मॉल काज कोर्ट होती है। एक छोटा सा मसला होता है, उसको निपटाने के लिए एक कोर्ट बन जाती है जिसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। है वो भी एक छोटी सी अदालत, लेकिन एक मकसद के लिए, एक काज के लिए वो बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो भी फ़र्द इस दुनिया में आया उसने जाना है, अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल इस्टेट है, जायदाद है, उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसका मामला होता है कि उसका वारिस कौन है। तो उसका जो वारिस है उसके एंड पे जितने भी मामलात होते हैं, पेंडिंग होते हैं या अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, जितनी भी होती हैं, वो उसी पर्सन को जो मर चुका होता है उसकी जगह पे वो उसको रिप्लेस करता है। तो अब क्वेश्चन होता है कि जो मरने वाले का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उसका जो उसको रिप्रेजेंट करने वाला है या उसका जानशीन है वो कौन है। तो जानशीन की जो एक रिकग्निशन है ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। समटाइम ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फिर अदालत इसमें आती है और उसका फैसला करती है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, क्योंकि उससे फ़ायदा उठाने वाले वही होते हैं। और मीन द पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ डिसीज, यानी कि जो जायदाद का मालिक हो जाता है मरने के बाद एक पर्सन के लिए। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज, या फिर दूसरा मामला जो उसकी अदम मौजूदगी में, जो उसका जानशीन की अदम मौजूदगी में कोई
वक्ती तौर पे उसके मामलात को संभाल लेता है और उसको उसको अथॉरिटी दी जाती है कि जी आप हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है कि जी आप हमारे एंड पे ये काम या मामलात को निपटाएं। एंड वे द पार्टी एक्ट्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टी सो एक्टिंग, यानी जिस वक्त किसी बंदे की डेथ होती है उसका जो जानशीन होगा उसको हम कहेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद आ जाता है जी रेफरेंस। रेफरेंस का मामला ये होता है कि कोई भी मामला है, कोई भी इशू है, हम उसको कोर्ट की तरफ रेफ़र करते हैं, तो वो जो मामला है, मैटर है, इशू है, इसको हम कहते हैं मीन्स रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। वो मामला जो हम सालसियत की तरफ लेके जा रहे हैं या सालसियत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये आज हमारा पहला सेशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 3 से ऑनवर्ड चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे और मूव ऑन करते जाएंगे। तो आप हमारा जो ये कंप्लीट कोर्स है इसको हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो, क्विक आंसर आप चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।